आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और लोकतंत्र का जो हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसका अध्ययन हम लोग इस दृष्टिकोण से करेंगे कि अगर कोई किसी मान लीजिए कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या स्टेट पीसीएस की, स्टेट पीएससी की, इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी की तैयारी भी अगर नहीं कर रहे हों और आपकी रुचि अगर राजनीति में होगी तो फिर आपके लिए भी ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो ये क्लास है, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अध्ययन हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि अध्ययन करने का जो दृष्टिकोण होगा हम लोगों का, पहले हम लोग देखेंगे राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार कितने होते हैं? तो राज्य के प्रकार होते हैं, अगर आमतौर पे जो विश्व में राज्य के प्रकार देखे गए हैं वो दो प्रकार के राज्य होते हैं, सत्तावादी राज्य और लोकतांत्रिक राज्य। तो सामान्यतः राज्य के प्रकार आमतौर पर विश्व में दो प्रकार के राज्य होते हैं। दो प्रकार के राज्य हैं। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें विश्व की, तो विश्व में इस समय आमतौर पे दो प्रकार के राज्य हैं और ये दो प्रकार के राज्य हैं, सत्तावादी राज्य और लोकतांत्रिक राज्य। तो जो हम लोग लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे, हम लोगों का जो मेन लोकतंत्र का अध्ययन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, लोकतांत्रिक राज्य से। इससे पहले जो हम लोगों का ये है सत्तावादी जो राज्य हैं, सत्तावादी राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। और सत्तावादी राज्य में राजतंत्र, धर्मतंत्र, एक दलीय शासन, तानाशाही राज्य और सैन्य शासन की जो हम लोग बात करेंगे, ये लोकतंत्र की भूमिका के रूप में काम करेगा। तो पहले हम लोग लोकतंत्र का अध्ययन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सत्तावादी राज्य के बारे में देख लेंगे। इसके बाद इतना देखने के बाद हम लोग लोकतंत्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ये हमारा ये अप्रोच है पढ़ने का, लोकतंत्र को देखने का। इतना देखेंगे, सत्तावादी राज्य देखेंगे और लोकतांत्रिक राज्य देखेंगे। इसके बाद हम लोग लोकतंत्र के प्रकार पे भी चर्चा करेंगे। इतना देखने के बाद लोकतंत्र के प्रकार, राज्य के प्रकार देखने के बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार में जो हम लोगों का पहला, ये दो प्रकार के होंगे, शक्ति विभाजन के आधार पे लोकतंत्र। यहाँ जो हम लोग लोकतंत्र का प्रकार देखेंगे, लोकतंत्र का विभाजन, तो लोकतंत्र का विभाजन का जो आधार है वो क्या होगा उसको देखते हैं। ये जो पहला हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा राज्य के प्रकार। राज्य के प्रकार। इसके बाद जो दूसरा देखेंगे लोकतंत्र में वो होगा लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के प्रकार।
जब हम लोग देख लेंगे राज्य के प्रकार, और राज्य के प्रकार में हमने सत्तावादी राज्य और लोकतांत्रिक राज्य की बात करेंगे। उसके बाद ये बात करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार। और लोकतंत्र का जो प्रकार है ये 2 प्रकार के होंगे। लोकतंत्र जो इसका विभाजन है, जो हम लोग विभाजन करेंगे, जो विभाजन का आधार होगा वो 2 आधार होगा शक्ति विभाजन के आधार पे। जो पहला आधार होगा शक्ति विभाजन के आधार पर, शक्ति विभाजन के आधार पर जो पहला आधार होगा लोकतंत्र का, जो हम लोग विभाजन करेंगे, और विभाजन का जो पहला आधार होगा वो होगा शक्ति विभाजन के आधार पे। इसके बाद जो दूसरा होगा संस्थाओं के आधार पर, संस्थाओं के आधार पर। ये 2 आधार होंगे। लोकतंत्र के विभाजन के 2 आधार की बात होगी हम लोगों की, और दोनों आधार इस प्रकार से हैं कि शक्ति के विभाजन के आधार पे और संस्थाओं के आधार पे यहाँ पे लोकतंत्र का विभाजन होगा। जो शक्ति विभाजन के आधार पे लोकतंत्र है वो संघात्मक शासन व्यवस्था होगा। इसमें 2 प्रकार के लोकतंत्र आएंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था होगा। इसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था होगा। शक्ति विभाजन के आधार पे 2 प्रकार होंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था ये 2 प्रकार होंगे शक्ति विभाजन के आधार पे लोकतंत्र के। इसके बाद 2 प्रकार होंगे संस्थाओं के आधार पे भी 2 प्रकार के होंगे। वो होगा अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। अध्यक्षीय शासन होगा पहला, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ये है लोकतंत्र के प्रकार। तो हम लोग राज्य के प्रकार पढ़ेंगे, सत्तावादी राज्य पढ़ेंगे और लोकतंत्र पढ़ेंगे। जब सत्तावादी राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सत्तावादी राज्य में हम लोग राजतंत्र, तानाशाही, एक दलीय शासन, सैन्य शासन और धर्मतंत्र की बात करेंगे। और जो दूसरा हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा लोकतंत्र के प्रकार। और लोकतंत्र के प्रकार में 2 आधार लेंगे। जब लोकतंत्र का प्रकार या लोकतंत्र का, या तो फिर यहाँ पे वर्गीकरण कह लें, लोकतंत्र का वर्गीकरण। तो लोकतंत्र का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का आधार क्या होगा? तो लोकतंत्र के वर्गीकरण का आधार हम लोग 2 प्रकार से लिए हैं शक्ति विभाजन के आधार पे। तो शक्ति का विभाजन किस प्रकार से है राज्यों में और केंद्रों में। ये शक्ति विभाजन का जो तात्पर्य है यहाँ पे, ये शक्ति विभाजन का तात्पर्य हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखें ये कि जो राज्य है और जो केंद्र है, राज्यों और केंद्रों के बीच का जो शक्ति का विभाजन है, हमारे यहाँ जो है, जो संविधान में जो दोनों का शक्ति का विभाजन है जो इस प्रकार से है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इस प्रकार से हमारे यहाँ जो भारत की बात करें तो 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं। और इन्हीं सूचियों के आधार पर राज्य और केंद्र के शक्तियों का विभाजन है। तो वही शक्ति का विभाजन की बात यहाँ पे हो रही है।
तो उसी शक्ति के विभाजन के आधार पे लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। ये होता है संघात्मक शासन व्यवस्था होता है और दूसरा एकात्मक शासन व्यवस्था। जब हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पे अमेरिका को मॉडल देश लेके चलेंगे, और जो एकात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पे हम लोग जो मॉडल देश होगा वो होगा यूके, इंग्लैंड यहाँ पे मॉडल देश होगा। इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में हम एकात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड की व्यवस्था की बिना बात किए हुए बात बनने वाली है नहीं। उसी प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिना अमेरिका की व्यवस्था की बात किए बिना ये बात आगे बढ़ने वाली है नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का अध्ययन होगा। उसके बाद संस्थाओं के आधार पे हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार के लोकतंत्र देखने को मिलता है। ये है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और वो संसदीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होगी जहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं, जो शासन का केंद्र होगा, शासन के केंद्र में राष्ट्रपति रहेंगे, और जो संसदीय शासन व्यवस्था है पूरे देश के राजनीतिक व्यवस्था में, पूरे देश के शासन व्यवस्था में केंद्र में जो होगा वो संसद होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का अध्ययन होगा लोकतंत्र के बारे में। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद फिर भारत के संदर्भ में हम लोग लोकतंत्र को देखेंगे, फिर लोकतंत्र की चुनौतियां भी हम लोग देखेंगे। तो क्या है लोकतंत्र? तो राज्य के प्रकार हमने देखा कि पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राज्य के प्रकार। तो राज्य कितने प्रकार के हम लोगों ने आमतौर पे देखा है, वो देखा है दो प्रकार के। और दो प्रकार के कौन कौन से राज्य हैं? दो प्रकार के जो राज्य हैं वो हैं सत्तावादी राज्य और लोकतांत्रिक राज्य। तो हम लोग लोकतांत्रिक राज्य पढ़ेंगे, पहले सत्तावादी राज्य पढ़ते हैं। सत्तावादी राज्य। अब यहाँ पे जो राज्य है, राज्य का अर्थ किसी प्रांत से नहीं है। यहाँ पे जो राज्य है, राज्य का तात्पर्य यहाँ पे किसी प्रांत से नहीं है। राज्य का अर्थ एक वो राष्ट्र से है, एक देश से है, एक नेशन से है। यहाँ पे राज्य का तात्पर्य जो सत्तावादी राज्य है इसके बारे में अगर हम लोग देखें, ये क्या है? ये है सत्तावादी राज्य। तो पहले सत्तावादी राज्य है क्या, इसके बारे में देखे हैं, इसके बाद इसके प्रकार देखेंगे। तो जो सत्तावादी राज्य है, सत्तावादी राष्ट्र जो है, सत्तावादी राष्ट्र का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसे देश की शासन व्यवस्था, एक देश है ऐसे देश की शासन व्यवस्था जहाँ के सभी शासन और प्रशासन, वहाँ के शासन और प्रशासन का केंद्र एक व्यक्ति मात्र या एक संस्था हो। जहाँ की समस्त शासन व्यवस्था एक व्यक्ति या संस्था विशेष में केंद्रित हो। ये है सत्तावादी शासन। जो शासन व्यवस्था है, यहाँ पे शासन व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो ये शासन के अंग से, यहाँ पे जो तात्पर्य है शासन व्यवस्था का,
शासन के अंग। किसकी बात हो रही है? शासन के अंग। एक ऐसा देश हो जहाँ पे वहाँ के शासन के अंग जितने होते हैं, जो शासन के अंग हैं, सभी शासन के अंग किसी एक व्यक्ति विशेष में या संस्था विशेष में निहित हो, या एक व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के हाथों में शासन के सभी अंग हों। और शासन व्यवस्था का तात्पर्य है शासन के सभी अंग। और शासन के जो अंग है वो होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग जो शासन के हैं, ये तीनों अंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर पहुंच जाए, ये तीनों अंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि आ जाए, तो या व्यक्ति के हाथ में या किसी संस्था के हाथ में ये तीनों अंग आ जाएं, इन तीनों अंगों का जो बागडोर है, ये तीनों अंग किसी एक व्यक्ति या संस्था विशेष के अंतर्गत आ जाते हैं, या व्यक्ति या संस्था विशेष के हाथ में आ जाते हैं, या कंट्रोल में आ जाते हैं, तो वो होता है सत्तावादी राज्य। ये क्या है? अगर हम लोग इन तीनों अंगों की बात करें, जैसे ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का अर्थ है, विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कानून बनाना, कानून को लागू कराने का कार्य कार्यपालिका करती है। कानून लागू कराना, विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है न्यायपालिका। ये तीनों कार्य, या हम ये कहें कि जो शासन व्यवस्था है किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, या हम ये कहें कि शासन के अंग किसी एक हाथ में आ जाए, या फिर अगर हम ये कहें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है, इन शक्तियों का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में पहुंच जाए, तो वो सत्तावादी राज्य है। या कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू कराने की शक्ति और विवादों का निपटारा कराने की शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति या संस्था विशेष के हाथ में अगर आ जाए, उसका कंट्रोल किसी व्यक्ति या किसी संस्था विशेष के अंतर्गत आ जाए, तो वो होता है सत्तावादी राज्य। कोई अगर कानून बनाना हो, एक व्यक्ति है ए, और अगर कोई कानून बनाना हो तो कानून बनाने का कार्य भी ये व्यक्ति ही करेगा, ये ए ही करेगा। और कानून को लागू अगर कराना हो तो भी यही करेगा, और विवादों का निपटारा अगर कराना हो तो भी यही करेगा। यही एक व्यक्ति तीनों काम करेगा। तो ऐसा जो शासन व्यवस्था है, ऐसी शासन व्यवस्था को जो सत्तावादी शासन व्यवस्था कहा जाता है, या ऐसे राज्य को सत्तावादी राज्य कहा जाता है। सत्तावादी राज्य की श्रेणी में ऐसे राज्य को रखा जाता है। कानून बनाना हो, कानून लागू कराना हो, या न्याय देना हो, या विवादों का निपटारा कराना हो, तो किसी एक व्यक्ति के ही हाथ में ये तीनों काम रहेंगे। तो ये सत्तावादी, एक व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, तो ऐसे राज्य सत्तावादी राज्य कहे जाते हैं। तो यही सत्तावादी जो राज्य हैं, इसी का हम लोग प्रकार देखेंगे। बउआ जरा देखो तो, सत्तावादी राज्य के प्रकार हम लोग देखें
तो पहला जो प्रकार है सत्तावादी राज्य का वो है राजतंत्र। राजतंत्र उसके बाद एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था जो सत्तावादी राज्य है, सत्तावादी राज्य के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे वो है राजतंत्र। पहले राजतंत्र को देखेंगे। राजतंत्र में हम लोग देखते हैं कि राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ के सभी शासन शासनिक और प्रशासनिक कार्यभार जो होता है वो राजा के ही हाथ में होता है। हमने बात करी थी कि सत्तावादी राज्य क्या होता है। सत्तावादी राज्य होता है कि जो तीनों अंग है शासन के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति और विवादों का निपटारा करने की शक्ति जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के हाथ में चला जाए तो वो सत्तावादी राज्य है। ऐसा ही होता है राजतंत्र में और ऐसा ही होता है एक दलीय शासन व्यवस्था में। इसके बाद तानाशाही राज्य की बात करेंगे। तानाशाही राज्य, तानाशाही राज्य, तानाशाही राज्य के बाद ये जो होगा, ये अगला जो प्रकार होना चाहिए वो है सैन्य शासन व्यवस्था। परवेज मुशर्रफ सैन्य शासन व्यवस्था। जब सैन्य शासन व्यवस्था की बात होती है तो परवेज मुशर्रफ की नाम आ ही जाता है। सैन्य शासन व्यवस्था के बाद राजतंत्र, एक दलीय शासन व्यवस्था, तानाशाही राज्य, सैन्य शासन व्यवस्था। इसके बाद जो है वो धर्मतंत्र है। धर्मतंत्र ये है राजतंत्र, धर्मतंत्र, एक दलीय शासन व्यवस्था, तानाशाही राज्य और सैन्य शासन व्यवस्था। प्रारंभ में सत्तावादी जब प्रारंभ में राज्य या शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं जब होने लगी थी तो प्रारंभ में यही सब जो है सत्तावादी राज्य ही स्थापित हुए थे। सत्तावादी राज्य के लक्षण ही दिख रहे थे जो प्रारंभ में शासनिक और प्रशासनिक इकाइयां जो जन्म ले रही थीं। तो जो राजतंत्र है, राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र क्या है। राजतंत्र की जो पहली विशेषता है ये आमतौर पे वंश आधारित शासन व्यवस्था होती है। ये आमतौर पे वंशवाद चलता है। सामान्यतः वंशवाद का प्रचलन, वंशवाद का प्रचलन। वंशवाद का प्रचलन से तात्पर्य ये है कि कोई अगर राजा है किसी क्षेत्र विशेष में शासन कर रहा है तो उसके बाद जो अगला राजा होगा वो उसी राजा का कोई संबंधित होगा। राजा का पुत्र होगा, राजा का दामाद होगा, राजा की बिटिया होगी, कोई होगा वो राजा से संबंधित ही होगा और राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा, जिसको अपना उत्तराधिकारी बना देगा, वही अगला राजा होगा। ये सामान्यतः वंशवाद का प्रचलन चलता है। राजतंत्र में ऐसी ही व्यवस्था चलती है। किसी राजा, कोई क्षेत्र है, यहाँ पे राजा जी हैं ए, ये करते हैं यहाँ पे शासन। ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे राजा हैं ए, ये इसी क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं और जब इनकी मृत्यु होगी तो जो अगला शासन होगा, जो अगला शासक होगा यहाँ का, इस क्षेत्र का, वो अगला शासक होगा इसी राजा का कोई संबंधित होगा, राजा से संबंधित होगा या राजा से
संबंधित होगा, या फिर ये कह लें कि राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी बना दे। राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी बना दे, और राजा अगर किसी को उत्तराधिकारी नहीं बना पाता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस राजा के पुत्र या उसके पुत्र के पुत्र या फिर उसका दामाद, ऐसे राजा से संबंधित लोग उस क्षेत्र के शासक बन जाएंगे। तो ये प्रचलन चलती है सामान्यतः राजतंत्र वाले व्यवस्था में। तो एक विशेषता जो है ये है कि यहाँ पे वंशवाद का प्रचलन होता है, वंशवाद का प्रचलन होता है। इसके बाद राजा की इच्छा ही कानून होती है। यहाँ पे क्या है, राजा की इच्छा ही तो कानून है, इच्छा ही कानून होती है। यहाँ पे जो राजतंत्र है, राजतंत्र में जो राजा है, राजा की इच्छा ही यहाँ का कानून होता है। ये जो जिस क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में ये राजा राज्य कर रहा है, हम इन्हीं राजा को लेके चलेंगे, किसी का नाम नहीं लेके चलते हैं, इन्हीं का नाम लेके चलते हैं। और इस क्षेत्र में ये राजा राज्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन इनके हाथों में है, तो कानून इनकी इच्छा जो है वही कानून होगा। यहाँ पे अलग से कानून हमने कहा था, जो सत्तावादी राज्य है, सत्तावादी राज्य में ये जो कानून बनाने की शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति ये कहाँ होगा, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा। कानून बनाने की शक्ति जो है, या कह लें कानून बनाने की शक्ति या विधायिका, विधायिका की शक्ति कहाँ होगी, तो विधायिका की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति होगी, वो राजा के हाथ में होगी या किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होगी, तो वो है राजा। ये राजा ही ऐसा एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कानून बनाने की शक्ति है, और कानून लागू कराने की भी शक्ति है, और विवादों का निपटारा कराने की भी शक्ति इन्हीं के हाथ में है। तो ये राजा की इच्छा ही कानून होता है। ये राजतंत्र की बात है। तो राजतंत्र में दो विशेषताएं हमें देखने को मिली हैं। ये क्या है, ये सामान्यतः यहाँ पे वंशवाद का प्रचलन होता है, और दूसरा जो है राजा की इच्छा ही यहाँ पे कानून मान लिया जाता है। राजा जो कह देगा वही यहाँ पे कानून हो जाएगा, और आमतौर पे इच्छाएं बदलती रहती हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं पल प्रतिपल बदलती रहती हैं, तो यहाँ पे कानून भी बदलता ही रहेगा। तो राजा की इच्छा ही यहाँ के कानून होता है। इसके बाद जो राजतंत्र की अगली विशेषता है, सभी सत्ता राजा के ही हाथ में होता है। सभी सत्ता राजा के ही हाथ में होता है। सभी सत्ता किसके हाथ में होता है, तो सभी सत्ता होता है राजा जी के हाथ में। शासन के सभी अंग राजा के ही अंदर केंद्रित होते हैं। शासन के सभी अंग राजा में केंद्रित होते हैं, राजा में केंद्रित होते हैं। शासन के वे सभी अंग, हमने जो बात की है, कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग राजा में ही केंद्रित होते हैं। एक विशेषता राजतंत्र की, सभी सत्ता राजा के हाथ में होती है। सभी सत्ता राजा के हाथ में होती है, और ये शासन व्यवस्था जो है, ये आमतौर पे एक ही बात हो गई। ये अगर देखें
तो एक ही बात हो गई, सभी सत्ता राजा के ही हाथ में होता है और शासन के सभी अंग राजा में केंद्रित होते हैं। ये कुल मिला के एक ही विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि राजा की इच्छा ही जो है वो कानून होती है। कुल मिला के यहीं पे जो अगर हम ये कह दे रहे हैं कि सभी अंग, शासन के सभी अंग राजा में ही निहित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो विधायिका है, कानून बनाने की जो शक्ति है वो राजा के हाथ में है, राजा में ही केंद्रित है। तो अगर विधायिका या कानून बनाने की शक्ति राजा के ही हाथ में केंद्रित है तो इसका मतलब यही है, राजा की इच्छा ही कानून होती है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, कुल मिला के दो ही विशेषताएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये जो तीन विशेषताएं हैं अलग अलग, ये एक ही विशेषता में सीमित हैं। इसी में जब हम कह देंगे कि शासन के सभी अंग राजा में केंद्रित होते हैं, तो उसी में चाहे वो कानून बनाने की शक्ति हो या कानून लागू कराने की शक्ति हो या फिर विवादों का निपटारा कराने की शक्ति हो, वो सभी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो ये एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि सामान्यतः वंशवाद का प्रचलन होता है यहाँ पे। तो जो निष्कर्ष यहाँ निकलता है वो वंशवाद का प्रचलन, वंशवाद का प्रचलन है यहाँ पे। और शासन के सभी अंग, सभी का तात्पर्य तीनों अंगों से है, आमतौर पे सभी अंग राजा के ही हाथ में होते हैं। तो दो विशेषताएं होती हैं राजतंत्र की। तो राजतंत्र की ये विशेषता है कि यहाँ पे वंशवाद का प्रचलन होता है। एक राजा है तो उसके बाद का जो अगला राजा होगा वो उसी राजा का बेटा होगा, बेटी होगी, दामाद होगा, कोई भी होगा, उसी राजा से संबंधित होगा। ये है वंशवाद, ये राजतंत्र में चलता है। और जो दूसरी विशेषता है राजतंत्र की वो ये है कि शासन के तीनों अंग, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, वो राजा में ही सीमित होता है, राजा में ही केंद्रित होता है। तो ये हो गई राजतंत्र की विशेषता। इसके बाद ये हो गया राजतंत्र। जो कानून है, कानून वो राजा की इच्छा ही होती है। यहाँ पे कानून जो अलग से नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे संविधान सभा किसी कानून का निर्माण करने को नहीं आएगी। यहाँ पे जो राजा का इच्छा है वही कानून है, राजा का जो मन कर देगा वही कानून बन जाएगा। इसके बाद अगली जो व्यवस्था है वो एक दलीय शासन व्यवस्था है। एक दलीय शासन व्यवस्था भी ऐसी ही व्यवस्था है जहाँ पे शासन के तीनों अंग जो है वो एक दल के हाथ में होता है। एक ही दल के पास शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। एक ही दल के पास शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। ये बड़ी विशेषता है किसकी? एक दलीय शासन व्यवस्था की। एक दलीय से क्या तात्पर्य है? एक से एक है और दलीय से दल है। एक दल के ही हाथ में क्या क्या होती है? वही तीनों अंग जो हमने बात करी है, विधायिका, कार्यपालिका और क्या, और न्यायपालिका। ये तीनों अंग, विधायिका का तात्पर्य हमने देखा कि कानून बनाना। कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में होगी? कानून बनाने की शक्ति तो ये होती है विधायिका के हाथ में। विधायिका का अर्थ होता है अगर कोई संस्था है और वो विधायिका है तो इसका मतलब ये है कि वो संस्था जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है। और एक कोई संस्था है जिसको हम लोग कार्यपालिका कह रहे हैं, तो वो काम क्या कर रही होगी? तो दरअसल उसका काम होगा कानून को लागू कराने की शक्ति, कानून को लागू कराना उसका काम होगा,
कानून को लागू कराना, कानून को लागू कराना। और एक संस्था होती है किसी भी शासन व्यवस्था में, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है कि विवादों का निपटारा कराती है, विवादों का निपटान कराती है, ये निपटारा। ये 3 काम होते हैं किसी भी शासन में, 3 काम होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी शासन को चलाने के लिए, एक कानून की ज़रूरत होती है, एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, एक नियम की आवश्यकता होती है। बिना नियम, बिना कानून और बिना व्यवस्था के किसी भी राज्य का संचालन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही कानून की ज़रूरत पड़ी वैसे ही कानून बनाने वाली किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी। तो जब किसी कानून बनाने वाली किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी तो आगे निकल के आई विधायिका। विधायिका का काम हो गया कानून बनाना। बन तो गया कानून, लेकिन कानून को लागू कैसे कराया जाए और लागू कराएगा तो कराएगा कौन? तो आगे निकल के आती है कार्यपालिका, और कानून को लागू कराने का जो कार्यभार है वो कार्यपालिका अपने ऊपर लेती है। उसके बाद कानून लागू भी हो, कानून बन भी गया, कानून लागू भी हो गया, तो वो कानून के आधार पे, उस कानून के आधार पे न्याय कौन देगा, विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो वो करेगी न्यायपालिका। ये 3 जो मुख्य रूप से शासन के अंग होते हैं, और यही तीनों शासन के अंग किसी एक राजा के हाथ में अगर हो, तीनों अंग किसी अलग अलग व्यक्ति की या अलग अलग संस्थाओं के हाथ में न हो, किसी राजा के, किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, किसी राजा के हाथ में हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था राजतंत्र कहलाएगी। और यही तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर किसी एक दल विशेष के हाथ में आ जाए तो वो एक दलीय शासन व्यवस्था, किसी एक दल के हाथ में आ जाए, वहां की सभी शासन व्यवस्था क्या हो, एक दल के हाथ में आ जाए, एक पार्टी के हाथ में आ जाए, तो वो हो जाएगा एक दलीय शासन व्यवस्था। अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। और वहां की सभी शासन व्यवस्था जो है उसी पार्टी के हाथ में होती है। अगर चीन की बात करें तो चीन में एक पार्टी है, कौन सी पार्टी है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कई ढेर सारी पार्टियां हैं और ढेर सारी पार्टियों से ढेर सारे उम्मीदवार निकलकर सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी से व्यक्ति ए चुनाव लड़ेंगे, वही पार्टी है, वो उसी पार्टी से व्यक्ति बी चुनाव लड़ेंगे, उसी पार्टी से सी चुनाव लड़ेंगे, उसी पार्टी से एक व्यक्ति डी। एक ही पार्टी है, इसी पार्टी से अलग अलग प्रकार के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हमारे यहाँ हम लोगों की जो भारत है, भारत में ढेर सारी पार्टियां हैं और ढेर सारी पार्टियों से अलग अलग प्रकार के उम्मीदवार आते हैं। तो अगर यहाँ पे हम चाहे ए को चुन लें, चाहे बी को चुन लें, चाहे सी को और चाहे डी को चुन लें, अंततः बनेगी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ही। हमारे यहाँ जो भारत है, भारत में है क्या कि ढेर सारी पार्टियां हैं, हम चाहे किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा चांस नहीं है, ऐसा विकल्प नहीं उपलब्ध है चीन में, क्योंकि वहाँ पे पार्टी एक ही है, उसी पार्टी से अलग अलग प्रकार के उम्मीदवार खड़े होते हैं और उन्हीं में से एक चुना जाएगा, तो वो अंततः कम्युनिस्ट पार्टी का ही वो होगा नेता। वो अगर कानून बनाने के लिए जा रहा है, कोई व्यक्ति इस पार्टी में से कानून बनाने के लिए जा रहा है या कानून लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति कानून जो ये न्याय देने के लिए जा रहा है, तो सभी जो व्यक्ति हैं ए बी सी डी, चाहे जो व्यक्ति हो, वो अंततः होंगे एक ही पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से। एक ही दल के होने की वजह से वहाँ पे एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो शासन का जो अंग है, शासन के लगभग तीनों अंग अगर किसी एक दल के हाथ में हो तो वो एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। यहाँ पे जो दूसरी विशेषता है तानाशाही विशेषता, थोड़ा बहुत तानाशाही विशेषता की झलक देखने को मिलती है।
तानाशाही विशेषता की झलक यहाँ से देखने को मिल सकती है। देखने को प्राप्त होती है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था कुल मिला के तानाशाही शासन व्यवस्था ही हो जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास विकल्प उपलब्ध नहीं है, वो एक ही पार्टी चुन सकता है, वो एक चुनेगा। अब चूंकि पार्टी है, तो जो पार्टी होता है, जो दल होता है, वो किसी एक विचारधारा विशेष पे टिका होता है। एक ही पार्टी में एक ही विचारधारा के कई लोग होते हैं। क्या होते हैं कि एक ही पार्टी में, एक पार्टी में कई लोग तो होते जरूर हैं, लेकिन उनकी विचारधाराएं एक ही होती हैं। उसी पार्टी के आधार पे विचारधारा पर ही टिका होता है एक पार्टी। अगर विचारधारा बदला तो उस पार्टी से आप अलग हो जाएंगे। अगर व्यक्ति ए हैं, इनकी विचारधारा इन तीनों व्यक्तियों से अलग होती है, तो ये व्यक्ति जो है ये इस पार्टी से अलग हो जाएंगे। तो एक पार्टी का अर्थ होता है कि एक विचारधारा के ही कई लोग एक दल में शामिल होते हैं, वही पार्टी होता है। तो हम लोगों के पास विचारधारा चुनने का शक्ति समाप्त हो जाता है अगर एक दलीय शासन व्यवस्था हो। तो व्यक्तियों को चुनना ये विकल्प में है, ये हमें विकल्प उपलब्ध है, ये हमें विकल्प उपलब्ध है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लें, लेकिन ये विकल्प उपलब्ध नहीं है कि किसी दूसरे विचारधारा को चुन लें। किसी दूसरे विचारधारा को चुने ऐसा विकल्प नहीं होता, किसी दूसरे व्यक्ति को चुन ले ऐसा विकल्प हो सकता है एक दलीय शासन व्यवस्था में, क्योंकि दल यहाँ पे एक ही है और जो दल होता है वो दल किसी एक विचारधारा पर टिकी होती है। और जब हम उस दल को केंद्र में भेजते हैं या शासन में भेजते हैं तो उसी विचारधारा को शासन में भेज रहे हैं, और उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अगर शासन में भेज रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग उसी विचारधारा को शासन में भेज रहे हैं। हमारे पास विचारधारा का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ये होता है एक दलीय शासन व्यवस्था। अगला जो राज्य है वो है तानाशाही राज्य। तानाशाही राज्य में क्या होता है, दो प्रकार के राज्य हमने देख लिया। अगला जो हम लोगों का राज्य होगा सत्तावादी राज्य कौन सा होगा, ये होगा तानाशाही राज्य, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। उसके बाद तानाशाही के बाद सैन्य शासन, उसके बाद धर्म तंत्र। सैन्य शासन और जो तीसरा है वो है धर्म तंत्र। ये तीन चीजें हो गई। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है? तानाशाही शासन व्यवस्था जो है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भय पे आधारित होती है। यहाँ की शासन व्यवस्था हिटलर महादेव, यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो किस पे आधारित होती है? ये यहाँ पे डर पे आधारित होती है, भय पर आधारित होती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का भय होता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल का डर होता है वहां की जनता में, और इसीलिए वहां की जनता उस व्यक्ति या उस दल के बात को मानने के लिए बाध्य होती है। डर के अधीन आकर, डर के अधीन होते हुए उस व्यक्ति की बात या उस संस्था की बात मानने के लिए वहाँ की जनता बेबस होती है। इसी को कहते हैं तानाशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही शासन व्यवस्था में डर का शासन होता है, भय का शासन यहाँ पे कराया जाता है।
और तानाशाही शासन व्यवस्था जो है ये अगर राजतंत्र की बात करें, राजतंत्र में तानाशाही विशेषता देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। राजतंत्र क्या है? राजतंत्र हमने बात करा है कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र का जो शासन है, शासन के सभी अंग, हमने यहाँ बात किया था कि जो राजा का इच्छा ही वहाँ का कानून होता है। तो राजा का इच्छा ही अगर कानून है तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ के लोग राजा से डर के उनकी इच्छा को अपना कानून मान ले रहे हैं। तो अगर डर या भय वाली व्यवस्था अगर स्थापित हो रही है तो वही तो तानाशाही व्यवस्था है। तो जो राजतंत्र है, राजतंत्र में तानाशाही विशेषता देखने को मिलती है। तो या हम कहें राजतंत्र या तानाशाही विशेषता, तो कुछ हद तक दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। दोनों की विशेषताएं कुछ हद तक एक दूसरे के समान होती हैं। हालांकि राजतंत्र में राजा कुछ रियायतें देता है, लेकिन जो ये तानाशाही शासन व्यवस्था होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी 100% जो वहाँ की शासन व्यवस्था होती है वो भय पे आधारित होती है। इसके बाद यहाँ पे वंशवाद नहीं होता है। यहाँ पे वंशवाद, यहाँ पर वंशवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर वंशवाद, वंशवाद का हम लोगों ने देखा था, इसका तात्पर्य यह है कि जो अगला राजा होगा, किसी भी क्षेत्र का जो शासक है, अगला शासक कौन होना चाहिए? अगला शासक वही होगा जो किसी न किसी तरह से संबंधित होगा पिछले वाले शासक से। वंशवाद का अर्थ ये है कि अगर कोई राजा है तो अगला राजा वही होगा जो राजा का बेटा होगा, या राजा से संबंधित होगा, या राजा उसको अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित कर दे, तो वो होगा वहाँ पे राजतंत्र में। लेकिन अगर हम लोग तानाशाही शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे वंशवाद हो सकता है। कब हो सकता है? वंशवाद तभी होगा जब जैसे कोई एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है यच, ये हिटलर है। अगर ये हिटलर किसी क्षेत्र का शासक है, ये हिटलर किसी क्षेत्र का शासक है, और ये हिटलर डर के आधार पे ये किसी क्षेत्र में इतना भय पैदा कर दिया है, इतना डर पैदा कर दिया है कि उसी के डर के आधार पे उसी की बात वहाँ की जनता मानती है, उसी के बात को, उसी की इच्छाओं को वहाँ पे कानून माना जाता है, और वही वहाँ पे कानून लागू करता है, और वही वहाँ पे जज का भी काम करता है। तो ये सारी व्यवस्था डर के आधार पे की जाती है। इतना खूंखार ये मतलब ऐसी हरकतें कर डालते हैं ये सब शासक, ऐसे हरकतें करते हैं कि इनसे सारी जनता डरी होती है, सहमी होती है, और उसी डर और सहम की वजह से वहाँ की जनता इस शासक का बात मानने पे, इन शासक द्वारा बनाए गए कानून का पालन करने के लिए मजबूर रहती हैं। तो ये शासक है। अब ये शासक अगर इसका जो पुत्र है, इसका अगर पुत्र है, और ये पुत्र अगर सेम हिटलर की तरह है, अगर एकदम हिटलर की तरह ही है, तब तो यहाँ पे वंशवाद देखने को मिलेगा। वंशवाद यहाँ पे हो भी सकता है। हमने कहा कि जो तानाशाही शासन व्यवस्था है, यहाँ पे वंशवाद हो भी सकता है। तो किस स्थिति में हो सकता है? वो स्थिति ये है कि अगर पिछला वाला जो राजा है, पिछले वाले राजा की तरह ही उसका अगर बेटा है, उतना ही खूंखार, उतना ही डर पैदा करने की क्षमता रखने वाला है, तो फिर वहाँ पे
वंशवाद वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि उस राजा के बाद अगला उसी का बेटा ही राजा बन जाएगा। लेकिन अगर पिछला जो शासक है जिसके पास डराने की या भय पैदा करने की क्षमता है, उसके बेटे में उतनी क्षमता नहीं है किसी जनता को डराने की, जनता के अंदर भय पैदा कर देने की क्षमता अगर उसके बेटे में नहीं है, तो वहाँ पे ये जो क्या है, वंशवाद की व्यवस्था, वहाँ पे वंशवाद का लक्षण वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई और आ जाएगा, उसका बेटा जो है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वहाँ पे उस जनता को डरा सके, उस जनता में भय पैदा कर सके। तो यहाँ पे 50% की उम्मीद होती है कि वंशवाद हो सकता है, मतलब जो राजा है, राजा का बेटा राजा हो सकता है, ऐसा चांस बन सकता है। कब बन सकता है? तभी बनेगा जब राजा का बेटा राजा की तरह ही हो और वो जनता में डर पैदा करने की शक्ति रखता हो। और नहीं भी हो सकता है, और कब नहीं हो सकता? जब उस राजा का बेटा उस राजा की तरह ना हो, उस राजा से कमज़ोर हो और जनता में भय पैदा कर देने की क्षमता न रखता हो, तो वहाँ पे वंशवाद की व्यवस्था नहीं आ पाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वंशवाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो ये एक विशेषता है, राजतंत्र में तानाशाही शासन देखने को मिलता है, ये बात हमने देखा। यहाँ पे शासन व्यवस्था जो है भय पे आधारित होती है। वहाँ का जो कानून होता है, वहाँ पे जो कानून बनाया जाता है, जो कानून लागू करा जाता है और जो न्याय दिया जाता है, वो जनता दिल से नहीं मानती है, वो अपनी इच्छा से नहीं मानती है, बल्कि वो जो वहाँ का शासक है उसके डर की वजह से वहाँ के कानून को मानती है, उनके डर की वजह से वहाँ के नियमों को मानने का काम करती है वहाँ की जनता। तो ये है तानाशाही शासन व्यवस्था। इसके बाद सैन्य शासन और धर्मतंत्र। सैन्य शासन व्यवस्था और धर्मतंत्र। ये दो जो प्रकार हैं सत्तावादी राज्य के, ये दो प्रकार बचे हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सैन्य शासन व्यवस्था के बारे में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो सैन्य शासन व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को सेना द्वारा अपदस्थ किया जाता है। एक सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को, चुनी गई सरकार को सेना द्वारा अपदस्थ किया जाता है, सेना द्वारा अपदस्थ किया जाता है। उसी देश की सेना द्वारा, अगर कोई सरकार है, सरकार चल रही है और उसी देश की सेना द्वारा उस सरकार को गिरा दिया जाए और वहाँ पे वही जो सरकार गिराई है जिस सेना ने, उस सेना का शासन वहाँ पे चलने लगे और जो कानून है, कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय देना, वह सभी काम उस सेना के हाथ में अगर आ जाए तो वो सैन्य शासन व्यवस्था कहलाती है। पाकिस्तान में कुछ समय के लिए ऐसा ही हुआ था। जो परवेज मुशर्रफ नाम का एक सैन्य अधिकारी था, परवेज मुशर्रफ, इन्होंने, ये सैन्य अधिकारी थे, ये सेना के चीफ थे। तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने वहाँ के वर्तमान सरकार को गिराया, अपदस्थ किया, कुर्सी से हटाया और खुद वहाँ के शासक बन गए। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए वहाँ पे पाकिस्तान में सैन्य शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो किसी भी देश में
जनता द्वारा चुनी गई सरकार को वहाँ की सेना द्वारा अपदस्थ किया जाता है, वहाँ पे गद्दी से उतारा जाता है और खुद सेना गद्दी पे बैठ जाती है और शासन प्रशासन का कार्य अपने हाथों में ले लेती है, तो वहाँ पे सैन्य शासन व्यवस्था कही जाती है। और अगर सेना का अधिकारी, अगर कोई सेना का अधिकारी है, सेना या सेना का अधिकारी किसी देश के अगर शासक को, किसी भी देश के सरकार को अपदस्थ करती है और वो खुद उस देश का सरकार बन जाती है। अगर कोई सेना है या सेना का अधिकारी है, एक सेना का ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ सेना है या एक सेना का एक अधिकारी है, अगर किसी देश के सत्ता को वो अपदस्थ करती है, किसी सत्ताधारी पार्टी को वहाँ से हटाती है और खुद सत्ता में बैठ जाते हैं, तो ये जो सत्ता में बैठेगा सेना या सेना के अधिकारी, इसको जुंता कहा जाता है। सेना या सेना का अधिकारी यदि किसी सरकार को सत्ता से हटाकर वहाँ की सत्ता हथिया ले, तो उस सैन्य अधिकारी या सेना को अधिकारी या अधिकारियों के ग्रुप को जुंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुंता, जुंता कहा जाता है। तो जुंता क्या है? तो जुंता वो सैन्य अधिकारियों का ग्रुप है। क्या है? सैन्य अधिकारियों का ग्रुप है या एक सेना अधिकारी है जो कि किसी भी देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करके खुद सत्ताधारी बन जाते हैं। म्यांमार में जुंता का शासन एक बार ऐसा हुआ था कि ये तो पाकिस्तान की बात है और म्यांमार में भी एक ऐसी व्यवस्था आ गई थी, एक ऐसा समय आया था जहाँ पे जुंता का शासन देखने को मिला था। यहाँ का जो एग्जाम्पल है म्यांमार को देख लेते हैं। तो ये जुंता है। जुंता का तात्पर्य क्या है? जुंता क्या होते हैं? तो जुंता यही वो सेना अधिकारी होते हैं या सेना का ग्रुप या सेना का जो वो होता है ग्रुप होता है, जो दल होता है सेना का, ये ऐसा सेना का दल होता है जो किसी भी देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करते हैं, सरकार को गिराते हैं और खुद जाकर सरकार में बैठ जाते हैं, सत्ताधारी बन जाते हैं। उन्हें जुंता कहा जाता है और ऐसा एक बार म्यांमार में हो चुका है। और ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अपदस्थ करते हैं सेना और खुद वहाँ का सरकार बन जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? इसको कहते हैं सैन्य शासन व्यवस्था। ऐसा पाकिस्तान में भी देखने को हमें मिला है, परवेज मुशर्रफ द्वारा ये ऐसी व्यवस्था करी गई थी। तो ये हो गया सैन्य शासन व्यवस्था। अब अगला जो है वो धर्मतंत्र है। धर्मतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो धर्मतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे क्या होता है कि जो विधायिका है, विधायिका, ये जो कार्यपालिका है, क्या है? कार्यपालिका, और जो है न्यायपालिका,
ये तीनों जो हैं अंग शासन के प्रमुख अंग होते हैं। हमने कई बार बात किया है कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू कराना और न्यायपालिका का काम है विवादों का निपटारा कराना या फिर न्याय देना। ये तीनों काम अगर किसी राजा के हाथ में पहुंच जाता है तो वो राजतंत्र हो जाता है। अब यही तीनों काम किसी धर्माधिकारी के हाथ में पहुंच जाए तो वो धर्मतंत्र होगा। एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसा क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये तीनों अंग हैं, शासन के तीनों अंग किसी व्यक्ति ए के पास में आ गया है और ये व्यक्ति ए अगर राजा है, ये व्यक्ति ए अगर राजा है तो उस व्यवस्था को राजतंत्र कहेंगे। अगर ये व्यक्ति अगर कोई धर्म का अधिकारी है, धर्माधिकारी है या कोई बहुत बड़ा धर्माधिकारी है, अगर धर्माधिकारी अगर कोई धर्म का अधिकारी है, धर्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा व्यक्ति है, धर्म से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ, जैसे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ जो सबसे उच्च पद का व्यक्ति होगा। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ किसी उच्च पद का अगर व्यक्ति होगा और उसके हाथ में ये तीनों प्रकार की सत्ताएं पहुंचेंगी तो वहां पे हो जाएगा धर्मतंत्र। धर्मतंत्र, ये धर्मतंत्र और लोकतंत्र में अंतर है। धर्मतंत्र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां, कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति और न्याय देने की शक्ति अगर एक व्यक्ति के पास में जाती है, अब वो व्यक्ति दो प्रकार का हो सकता है, वो या तो राजा हो सकता है या किसी धर्म का अधिकारी हो सकता है। अगर वो राजा है तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र कही जाएगी, अगर वो धर्माधिकारी है तो वहाँ की शासन व्यवस्था धर्मतंत्र कही जाती है। तो धर्मतंत्र का अर्थ है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे शासन के तीनों अंग किसी धर्म विशेष धर्माधिकारियों के ग्रुप में हो, जैसे 10, 20, 50 धर्माधिकारी हैं या कोई चर्च है, चर्च के अंतर्गत हो ये तीनों काम, तो वो धर्मतंत्र होता है। तो इस प्रकार से सत्तावादी राष्ट्र है और सत्तावादी राष्ट्र में हम लोगों ने इतनी प्रकार के शासन व्यवस्था को देख लिया है। लोकतंत्र पढ़ने के दौरान ये हम लोगों की एक प्रकार से भूमिका या आधारभूत संकल्पना थी लोकतंत्र पढ़ने से पहले। अब इतनी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हैं कि कहीं डर का शासन चल रहा है तो कहीं पे राजा की इच्छा ही कानून हो जा रही है, तो कहीं पे सेना आके अपना इच्छा जमाने लग जा रही है। तो जनता कहाँ गई, कहाँ गई जनता? तो जब जनता की बात आती है, जनता, यहाँ पे जब जनता की बात आती है तब जाके लोकतंत्र यहाँ पे अस्तित्व में आता है। अब चूंकि जब हम लोग लोकतंत्र का प्रारंभ करेंगे तो हम लोग ये यहाँ पे नहीं देखेंगे कि सबसे पहले मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, ये मत देने का अधिकार महिलाओं को या सभी को, स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसे निर्धारित थे कि जिनके पास इतनी संपत्ति होगी उन्हें मत देने का अधिकार होगा। तो ये सारी चीज़ें हटा के फिर किस तरह से मत देने का अधिकार समान रूप से सभी जनता को दिया गया, ये सब चीज़ें जब हम लोग विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे लोकतंत्र का प्रारंभ करेंगे। लोकतंत्र का प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली कि विश्व में किस प्रकार से संस्थाएं चल रही हैं, किस प्रकार से व्यवस्थाएं विश्व में चल रही हैं, कि जनता का अपना कोई भूमिका नहीं है, जनता का कोई योगदान नहीं है, जनता किसी के डर के मारे अपना किसी भी कानून को मानने को तैयार है, तानाशाही शासन व्यवस्था।
जनता किसी राजा की इच्छा को ही कानून मान ले रही है। राजतंत्र वाली व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धर्मतंत्र, ऐसी व्यवस्थाएं विश्व में चल रही हैं। तो ऐसे चलते चलते धीरे धीरे हमें लोकतंत्र जैसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। किसी ऐसे व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी जो जनता की बात को सुने, जनता के मन की बात हो, जनता के लिए शासन हो, जनता का शासन हो और जनता के द्वारा शासन हो। ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हमें पड़ी। तो ऐसी व्यवस्था आई भी, तो ऐसी व्यवस्था किस प्रकार से आ गई, ऐसे हम लोग जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लोकतंत्र देखेंगे और इतनी बातें हो गई। तो लोकतंत्र का परिभाषा अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे जो सर्वमान्य परिभाषा है वो हम लोग अब्राहम लिंकन की परिभाषा को सर्वमान्य मत प्राप्त है, अब्राहम लिंकन को। तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो है उसमें 3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। वो 3 बातें क्या हैं? वो ये हैं कि जनता के द्वारा शासन, जनता का शासन, जनता का शासन, और जो दूसरा शब्द आता है वो जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन, और फिर जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए, जनता के लिए शासन। ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया अब्राहम लिंकन द्वारा और बताया गया कि जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन हो वो शासन लोकतंत्र कहा जाता है। अब चूंकि जनता का शासन और जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, ये अपने आप में ये क्या, ये शब्द जो हैं अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी व्याख्या करी जाए। इनकी व्याख्या किए बिना हम अब्राहम लिंकन किसी देश के राष्ट्रपति हैं तो ये ऐसे ही तो कह नहीं देंगे कि चलो अच्छा खाली समय है, खाली समय में कुछ कह देते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जनता के द्वारा शासन जनता के लिए और जनता का शासन जो है वो लोकतंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। तो वो बड़ी बड़ी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा में जो जनता का शासन शब्द है, इस शब्द का आखिर मतलब क्या है। जो जनता के द्वारा शासन शब्द है जो इन्होंने कहा है, आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है, और जनता के लिए जो शासन शब्द है इसका अर्थ क्या है। तीनों का व्याख्या क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। आखिर क्या समझते हुए, क्या दिमाग में रखते हुए अब्राहम लिंकन ने जनता के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन की क्या अर्थ। ऐसे तो लगेगा कि जैसे जनता शासन कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौन है, जनता ही प्रधानमंत्री। ऐसे क्या है, जनता के द्वारा शासन किया जा रहा है, जनता शासन कर रही है, जनता के लिए शासन हो रहा है और जनता का शासन है। तो इससे कुछ समझ में आने वाला है नहीं। जब इसका व्याख्या करा जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि आखिर इन तीनों बातों का मतलब क्या निकल के आता है। आखिर अब्राहम लिंकन ने ये कहने के पीछे, अब्राहम लिंकन की ये कहने के पीछे का तात्पर्य क्या था, ये बातें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।